26 जनवरी हिंसा, शर्मनाक घटना जिस पर पूरे देश को पीड़ा है। जी हां, पूरे देश को पीड़ा है। देश के प्रतीक चिन्ह को रौंदने का दुस्साहस। 14 दिन बाद शिकंजे में आया कथित गद्दार मास्टरमाइंड दीप सिद्धू, जिसकी गिरफ्तारी से खुलेंगे साजिश के तार, क्योंकि मुख्य विलेन हुआ गिरफ्तार। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। 26 जनवरी हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को पुलिस ने हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दीप सिद्धू वहां से भागने की फिराक में था, मगर उससे इससे पहले ही दबोच लिया गया। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज दीप सिद्धू के बारे में कई बड़े खुलासे किए। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू के कैलिफोर्निया नेटवर्क का भी भांडाफोड़ किया। पुलिस के मुताबिक हिंसा का आरोपी सिद्धू अमेरिका के कैलिफोर्निया में अपनी एक महिला मित्र से संपर्क में था और उसकी वही महिला मित्र उसे वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया करती थी, जी हां, मदद करती थी। दीप सिद्धू से शुरुआती पूछताछ में पुलिस ने क्या क्या खुलासे किए, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। दीप सिद्धू को अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड दी। पुलिस की पूछताछ में हो सकते हैं बड़े खुलासे। दीप सिद्धू के मोबाइल की तलाश में है दिल्ली पुलिस। हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार हुआ था दीप सिद्धू। इस वक्त की बड़ी खबर, दीप सिद्धू को अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। एक इन्फॉर्मेशन पर लगभग 10:30 बजे के आसपास करनाल के पास से इसको अप्रेंड किया गया है और इसको अभी हम कोर्ट में पेश करेंगे। और क्राइम ब्रांच के पास चूँकि वो केस है, और क्राइम ब्रांच अपने केस में अरेस्ट डालेगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इसके रूल्स को क्या क्या है और इसने क्या कॉन्स्पिरेसी की। क्राइम ब्रांच के पास केस है, क्राइम ब्रांच इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगा कि इससे किसका क्या रोल है, इसको छुपाने के अंदर या ऐसी कॉन्स्पिरेसी क्या। ऑलरेडी ऑन एयर है और नेट पर है कि इसने पब्लिक को इंसाइट किया हुआ है, भड़काया है, और 25 जनवरी को भी भड़काया है और 26 जनवरी को भी रेड फोर्ट के ऊपर भड़काया है। तो उसका वो रोल है, उसी के ऊपर, उसी केस में वो क्राइम ब्रांच के वांटेड है। उसके ऊपर 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड। गाड़ी में नहीं, इसको हमने रोड से अरेस्ट किया है और ये किसी का इंतजार कर रहा था कहीं दूर जाने के लिए। इस चीज को वेरीफाई किया। सोशल मीडिया जो हम लोग के पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन थी, उसके हिसाब से इसकी पोस्ट यूएस से अपलोड हो रही थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जा रही है। अभी ये वेरीफाई किया जा रहा है। जो इसकी सोशल मीडिया जो हम लोग के पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन थी, उसके हिसाब से इसकी पोस्ट यूएस से अपलोड हो रही थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जा रही है। जी हां, ये थे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव यादव, जो जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से दीप सिद्धू के तार, जी हां, विदेश में बैठे लोगों से भी जुड़े। जांच में ढेरों खुलासे होंगे और पुलिस के साथ साथ कई एजेंसियों का भी इसका इंतजार है। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी पर शिवसेना सांसद संजय राउत और बीजेपी प्रवक्ता अनिल सरीन का क्या कहना है, आप ये भी सुन लीजिए। की कोशिश की, लेकिन पूरे देश से आवाज उठी, जो असली गुनहगार है, लाल किले के तिरंगा के अपमान करने वाले, उसको गिरफ्तार करो। जिसके रिश्ते कहां पहुंच गए थे, लेकिन ठीक है, अब पुलिस ने गिरफ्तारी की है। किसान आंदोलन बदनाम करने की वो एक बहुत बड़ी साजिश थी, वो नाकाम। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि 26 जनवरी के कोई भी दोषी होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो 26 जनवरी को उन्होंने तांडव दिल्ली में किया और लाल किले के ऊपर जिस तरह से तिरंगे का अपमान किया, वो किसी भी तरह से नहीं बख्शा जा सकता। और उसी कदम में दीप सिद्धू, जो कि उसका मास्टरमाइंड गिना जाता है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और भी जितने भी दोषी हैं, किसी को बख्शा नहीं जाता। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि कुछ किसान जत्थेबंदियां और पंजाब सरकार अब उन्हीं उपद्रवियों को कानूनी सहायता और उनके लिए चिल्ला रही हैं जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। ये कौन सी राष्ट्रीयता की बात करते हैं? ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन एक बार हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि 26 जनवरी को जिन लोगों ने भी उत्पात लाल किले पर मचाया है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है,
जी हाँ, सबकी अपनी अपनी बातें, क्योंकि सियासत इस पे भी होगी कि आखिर दीप सिद्धू किसका एजेंट था, दीप सिद्धू के लिए आखिर वकील कौन देगा। ये आगे मेरे देश के सवाल की बहस में आप लोगों को समझ आएगा। जी हाँ, ऐसे में कई सवाल उठते हैं। सवाल, गणतंत्र का गद्दार गिरफ्तार कहां तक जुड़े, साजिश के तार, दीप सिद्धू अंदर कब आएगा, बाकी आरोपियों का नंबर आखिर कब लगेगा, क्या अब खालिस्तानी साजिश का सच सामने आ जाएगा। जी हाँ, इन्हीं ज्वलंत सवालों के साथ आइए चलते हैं अपने पैनल की ओर। पैनल में हमारे साथ सियासी मेहमान के साथ कानून के जानकार, किसान नेता भी मौजूद हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ है। प्रेम जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ कानून अब कैसे आगे चलेगा, पुलिस क्या क्या करेगी, किन धाराओं के तहत आखिर दीप सिद्धू पर होगी अब कार्रवाई। जी हां, उस पर ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ एडवोकेट निशा पंत, अधिवक्ता निशा पंत। निशा जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, बड़े दिनों बाद देश का सवाल में संजय चोखर साहब आप आए हैं, आपका भी सवाल है। जी हां, लेकिन आपकी संजय की नजरें जो होती हैं वो आप लोग वो पीछे का देख लेते हैं जिसको बीजेपी हमेशा खारिज करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हम मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिर दीप सिद्धू गिरफ्तार हुआ है तो आप वकील देंगे या नहीं। हमारे साथ इम्तियाज अंसारी साहब, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है इम्तियाज साहब। हमारे साथ किसान नेता साबित मलिक साहब, चौधरी मलिक साहब, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले निशा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 7 दिन की पुलिस रिमांड, अदालत ने दीप सिद्धू को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। 14 दिन बाद गिरफ्तारी हुई है, वो भी सड़क पर खड़े हुए। आगे क्या आपको लगता है ये 7 दिन की रिमांड, जितने बड़े आरोप, जितनी बड़ी साजिश लगाई जा रही है, ये 7 दिन पर्याप्त होंगे? निशा जी। जी, जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें सेक्शन 57 के तहत कोई भी अरेस्ट जो होती है वो 24 घंटे से ज़्यादा बिना वारंट के वो अरेस्ट नहीं की जा सकती है लीगली। और अगर कोई भी अरेस्ट ऐसे लगता है कि उससे 24 घंटे से ज़्यादा का समय चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो हमारा एक रिमांड की जो हमारी प्रक्रिया है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी जांच प्रक्रिया के लिए। ये एक एड के जैसे काम करता है और इसका मेन मकसद, रिमांड का मेन मकसद जो होता है वो एक जांच प्रक्रिया को फैसिलिटेट करने का। तो जो अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन पूरी 24 घंटे के अंदर नहीं हो सकी है, पुलिस को, क्राइम ब्रांच को अगर ऐसे लगा है कि और भी इसके इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में बहुत कुछ इसमें से निकलना बाकी है, तो वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा के अक्यूज को 24 घंटे से बढ़ाकर समय आगे मांग सकते हैं और वो रिमांड की गुजारिश कर सकते हैं। निशा जी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मांगे थे 10 दिन, मिले 7 ही दिन। जी जी जी, एक्चुअली जो हमारे जो मजिस्ट्रेट्स होते हैं, जो हमारी जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें ये केस के तहत उन्हें बहुत अच्छे से ये पता होता है कि कितने दिन में ये जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो सकती है। तो वो 14 दिन तक की ये कस्टडी दे सकते हैं पुलिस को, 14 दिन से ज़्यादा तक की कस्टडी नहीं दे सकते हैं, जिसमें पुलिस को अपना काम इन्वेस्टिगेशन का पूरा करना होता है। और ये कस्टडी बढ़ाई भी जा सकती है, 14 दिन से ऊपर नहीं करी जा सकती है, पर ये जो 7 दिन की है ये बढ़ाई भी जा सकती है पुलिस को इस पर। एंड 167 जो इसका धारा है जो सीआरपीसी के तहत, वो उसका बढ़ाया जा सकता है 24 घंटे से ज्यादा। निशा जी, लेकिन इस पर जितने बड़े आरोप हैं, जितने उकसाने के वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर वहां पर लोगों को संबोधित करना, वहां पर लोगों को उकसाना, भड़काना, साजिश रचना, विदेशी साजिश सामने आ रही है, आपको लगता है ये 7 दिन पर्याप्त होंगे दिल्ली पुलिस के लिए? जी, अगर दिल्ली पुलिस के लिए पर्याप्त नहीं होंगे तो दिल्ली पुलिस उसके मुताबिक आगे मूव कर सकती है। मजिस्ट्रेट को फिर दोबारा से अप्रोच करके वो कस्टडी बढ़ाने की अप्रोच कर सकती है। और मजिस्ट्रेट इन दैट केस वो सेक्शंस को मद्देनजर रखते, इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ रही है उसको मद्देनजर रखते, और अगर कुछ और कॉन्स्पिरेसी अगर इसमें कुछ सामने आनी है, थर्ड पार्टी कि कोई फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्सेस का अगर कुछ उन्हें नजर आता है तो वो उसे बढ़ा भी सकती है। निशा जी, लेकिन इससे पूछताछ में कई खुफिया एजेंसीज भी आएंगी, न केवल दिल्ली पुलिस। जो जानकारी है कि क्राइम ब्रांच इसकी जांच करेगी, जैसा संजीव यादव दिल्ली पुलिस के डीसीपी जो कह रहे थे, आपको लगता है कि इसमें लाई डिटेक्टर भी हो सकता है? पॉलीग्राफी टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, और इसमें बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज जो फॉरेन रिलेटेड कॉन्स्पिरेसीज हैं, जो हमारी ट्वीट्स अभी आज सामने आई हैं, वो उनके सबके रिलेटिंग जांच प्रक्रिया जो शुरू होगी, और इसमें मैं मानती हूँ कि पुलिस बहुत ही अच्छे निष्कर्ष पर पहुंच पाएगी। जी जी, निशा जी, मैं आपके पास कुछ सवालों के साथ फिर लौटूंगा। हमारे साथ मेहमान के रूप में बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हैं। प्रेम जी, कल तक विपक्ष ये कह रहा था दीप सिद्धू आपका एजेंट है। मैं नहीं कह रहा प्रेम जी, आपका एजेंट गिरफ्तार कर लिया गया, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
प्रेम जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। आइए हम संजय चोखर साहब के पास चलते हैं। संजय जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो कल तक तो आप लोग ये कहते थे कि जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं इन सबको हम लीगल एड देंगे। इस पूरे आंदोलन में आंदोलन के एसएफजे के साथ भी आप लोग खड़े हैं। दीप सिद्धू को वकील आप लोग देंगे। 122 के लिए 70 वकील खड़े कर रहे थे आप, दीप सिद्धू के लिए भी देने वाले हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए मनीष जी, ये बातें इधर उधर से आती हैं, कोई सही बात कई बार नहीं पहुंचती। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर दीप सिद्धू का पहले से, जब से इसको 26 तारीख को जो इसने किया, तो कभी कांग्रेस ने इसका समर्थन नहीं किया। कांग्रेस ने तो कहा कि ये बीजेपी का प्लांट किया हुआ एक व्यक्ति है, और ये अकेले कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, ये किसान नेताओं ने भी कहा, क्योंकि किसान नेता वहां पे बैठे हुए थे। उनको पता है कि किस व्यक्ति का पिछले 75 दिन से कौन हमारे आंदोलन में था, कौन साजिश रच रहा था। तो उन्होंने ही उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला कि दीप सिद्धू के बारे में हमने पहले से ही पुलिस को 15 दिन पहले लिख के दिया था कि ये साजिश कर रहा है, ये हमारे आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत ही थोड़ा लेट हुआ, 15-14 दिन के बाद उसको अरेस्ट किया पुलिस ने। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही अच्छा हुआ। इसके पकड़ने के बाद अब 7 दिन का उसको पुलिस रिमांड में, मुझे लगता है सारी चीजें सामने आनी चाहिए देश के, कि कौन, या बीजेपी के लोग जब ये सब चीज हो रही थी 26 तारीख को, तो वो बार बार आरोप लगा रहे थे, कभी कांग्रेस पार्टी पे, कभी किसान नेताओं पे, कि ये तो गलत कर रहे हैं देश के साथ। तो मुझे लगता है इसके पकड़ने के बाद सारी चीजें सामने आएंगी, और देश जानना चाहता है कि जो 26 तारीख को हुआ वो किसकी साजिश थी, क्यों हुआ, कौन कौन लोग थे और कौन शक्तियां उसके पीछे थी, और ये साफ हो जाएगा। संजय जी, आपको एक बात की जानकारी पहले से दे दूं, आपको एक बात की जानकारी पहले से दे दूं संजय जी, जो जांच में सामने आएगा उसमें यह भी हो सकता है कि जो दीप सिद्धू है, दीप सिद्धू के साथ उसका एक जिगर यार है, जो कि आपकी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ, जो आपकी पार्टी का सूत्र संचालन करते हैं, उनके साथ भी ठीक वैसी तस्वीरें हैं जैसी तस्वीरें आप दीप सिद्धू की बीजेपी के नेताओं के साथ कहते हैं। इसको लेकर भी तैयार रखिएगा, 1-2 दिन में हो सकता है बीजेपी आक्रामक हो जाए उन तस्वीरों के साथ। बिल्कुल मनीष जी, हम बिल्कुल तैयार है। अगर कोई कांग्रेस का नेता या कांग्रेस से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर इस तरह की साजिश या इस तरह की चीजों में शामिल होता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का है, या कोई भी इस तरह का देश के खिलाफ कोई साजिश करता है तो उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो संजय जी, देश के सवाल में आप कह दीजिए कि जो तस्वीर सामने आने वाली है उसको लेकर आप बीजेपी को नहीं कहेंगे कि दीप सिद्धू की तस्वीर आपके इन नेताओं के साथ है, थोड़ा इंतजार करिएगा। मैं भी कोशिश करूंगा कि इसी कार्यक्रम में शायद दिखा दूं, कोशिश करूंगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे मेहमानों की ओर। जी हाँ, हमारे साथ इम्तियाज अंसारी साहब है। कि क्या आप बिल्कुल दिखाइए। जी हाँ, मैं कोशिश करूंगा संजय जी। हमारे साथ इम्तियाज अंसारी साहब हैं। देंगे और हाँ, बिल्कुल जवाब देंगे हम। जी हाँ, इम्तियाज अंसारी साहब, इम्तियाज साहब बधाई, आज आपके राज्य में विस्तार हो गया, अब आपका मंत्रिमंडल भारी भरकम हो गया। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में किसान आंदोलन को लेकर जो चल रहा है इम्तियाज साहब, इस समय दीप सिद्धू गिरफ्तार हुआ है और इसको लेकर जो राजनीति लगातार होती जा रही है, आपको लगता है कि अब इस आंदोलन से जुड़े वो कौन से ऐसे असामाजिक तत्व हैं वो दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद सामने आएंगे एक एक कर? देखिए मनीष जी, सबसे पहले देश के लिए और राष्ट्र के नाम पर किसी तरह का किसी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जिस तरह का 26 जनवरी को घटना हुआ है, पुलिस ने जो काम किया है वो धन्यवाद के पात्र है। आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अब जांच के बाद इंडिविजुअल के बाद सारा तस्वीर सामने आएगा। देश के खिलाफ और राष्ट्र के खिलाफ कोई भी अगर साजिश करता है तो उस पे किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज, जनता दल यू उसके साथ कंप्रोमाइज करने वाले के पक्ष में नहीं है। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आने वाले समय में देश के खिलाफ या राष्ट्र के खिलाफ आंदोलन के नाम पर किसी तरह का कोई षड्यंत्र नहीं रहता है। इसमें षड्यंत्र की तो बू आती है। जिस तरह का 26 जनवरी को घटना हुआ है और पूरी दुनिया में हम लोग
गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, हम लोग खुशी मना रहे हैं और आंदोलन के नाम पे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ, लाल किला पे जिस तरह का घटना हुआ है वो हम लोग काफी शर्मसार हुए हैं, काफी दुखी हुए हैं। इसलिए आरोपी का तो पूरी तरह से जांच होने के बाद षड्यंत्र सब सामने आएगा और इसमें ना देश कोई समझौता कर सकता है ना कोई राजनीतिक दल को समझौता करना चाहिए, क्योंकि पहले राष्ट्र है, पहले देश है, उसके बाद हम लोग हैं। हम लोग ये लोकतंत्र रहेगा, जब देश रहेगा तभी लोकतंत्र रहेगा, राष्ट्र रहेगा तभी लोकतंत्र रहेगा। आंदोलन लोग करते हैं तो देश के नाम पे, लोकतंत्र के नाम पे करते, लेकिन जब देश को खतरा होगा, जब राष्ट्र को खतरा होगा तो लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रह सकता है। इसलिए इसमें किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज, कोई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, इम्तियाज साहब, लेकिन दीप सिद्धू को लेकर भी अब सियासत होगी, ये तय दिखाई देता है। कोई सियासत हो, कोई भी दल अगर सियासत करता है, राष्ट्र अगर सियासत करता है दीप सिद्धू के नाम पर, या उनको बचाने के लिए, या सच्चाई छुपाने के लिए, या पक्षपात करने के लिए, तो वो देश के खिलाफ काम करता है। इम्तियाज साहब, आपके पास आऊंगा। प्रेम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? को स्वीकार नहीं करेगी। प्रेम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रेम जी, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपकी आवाज सुनो, आप मेरी सुन पा रहे हैं क्या? जी, आपकी भी आ गई। प्रेम जी, आज जिस बात को लेकर 14 दिन से उहापोह मची हुई थी कि 26 जनवरी हिंसा का मास्टरमाइंड कथित गद्दार कह रहा हूं, कथित गद्दार दीप सिद्धू गिरफ्तार हुआ। विपक्ष कह रहा था वो आपका एजेंट है, विपक्ष कह रहा था वो आरएसएस का एजेंट है। मैं नहीं कह रहा, आखिर गिरफ्तार हुआ। प्रेम जी, देखिए मनीष जी, जब विपक्ष को लगता था कि आरएसएस का एजेंट था तो उसको किसानों के मंच पे विपक्ष ही अपने सिर पर बैठा कर क्यों नाच रहा था? जब उसको सरकार की एजेंसी एनआईए ने नोटिस जारी की तो कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि आप जो है आंदोलन को डराने का काम कर रहे हैं। तब दीप सिद्धू जो है क्या कांग्रेस के लोगों का जो है प्रिय रिश्तेदार था? क्या बात थी? जब एनआईए की नोटिस जारी की गई तो कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बयान जारी करके कहा कि किसान आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और किसान एनआईए की नोटिस से नहीं दबेंगे। तब दीप सिद्धू कौन था? तब दीप सिद्धू के प्रति जो है कांग्रेसियों के मन में इतना प्यार क्यों बढ़ रहा था? प्रेम जी, आप ये कह रहे हैं कि दीप सिद्धू कौन था, लेकिन जो तस्वीरें आपके बड़े नेताओं के साथ लगातार, आपके एक सांसद के वो कैंपेन को पूरा देख रहा था चुनाव में, तो दीप सिद्धू कौन था ये जानकारी तो सबको तस्वीरों के जरिए पता चल गई। बहुत अच्छा प्रश्न है मनीष जी। आपको पता हो, किसान आंदोलन जैसे ही प्रारंभ हुआ, ये तस्वीरें जो हैं सनी देओल के साथ, हमारे जो लोकप्रिय सांसद हैं उनके साथ की तस्वीरें चलानी शुरू हुई। तभी जो है आदरणीय सनी देओल ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि दीप सिद्धू कैंपेन के समय निश्चित तौर पर मेरे साथ था, कालांतर में मतभेदों के कारण उसका मेरा कोई लेन देन नहीं है। और ये 26 जनवरी के बहुत पहले किसान आंदोलन प्रारंभ होने के सप्ताह भर के भीतर ही सनी देओल ने स्पष्ट कहा था कि दीप सिद्धू से मेरा कोई लेन देन नहीं है। तब वो बात नहीं सुनाई दी क्या कांग्रेस को? और तब कांग्रेस के लोग, जब अगर दीप सिद्धू सनी देओल का आदमी था तो एनआईए की नोटिस के बाद तो सनी देओल को प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, उनको नाराज होना चाहिए था। तब राहुल गांधी के चेले चपाटे क्यों नाराज हो रहे थे? उसका क्या कारण था? इसका भी उत्तर कांग्रेसियों को दे देना चाहिए। जी, प्रेम जी, आपके पास आऊंगा। हमारे साथ चौधरी साविक मलिक, संजय चोखर साहब, प्रेम जी की बातों पर अगर आपके पास कोई जवाब है तो आप रिबटल दे सकते हैं, वरना मैं चौधरी साविक मलिक साहब के पास चलूं। चोखर साहब। नहीं, बिल्कुल मेरे पास जवाब है प्रेम जी की बातों का। प्रेम जी का बात जो जिस तरीके से वो घुमाते हैं बातों को, आप देखिए, जब किसी की अब कोई भी व्यक्ति जब इस तरह की आरोप लगेगा या सामने पिक्चर आ जाएगी, वो कोई भी कह सकता है कि मेरा तो कुछ दिन पहले ही मेरा इससे रिश्ता टूट गया था या वो मेरे साथ नहीं था। ये तो आरोप के बाद हर आदमी बोलता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बीजेपी कोई कांग्रेस के नेताओं से वो जुड़ा नहीं था। अब वो किसान नेताओं पे भी आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं पे भी आरोप लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब वो पकड़ा गया है और मुझे लगता है सामने देश के उसकी जी, दूध का दूध पानी का पानी होगा,
दूध सामने का आना दूध चाहिए। पानी का पानी होगा। पानी का पानी संजय जी, होना चाहिए। संजय जी, हाँ। मैं कोशिश कर रहा हूं, जो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं शायद इस कार्यक्रम में दिखा पाऊं, लेकिन नहीं तो मनीष एक जी, दो आप दिन में पूरे- वो आपके सामने आ जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल चौधरी साबिक मलिक साहब, कोशिश करिए, हम उस तस्वीर को हम भी देखना जी, चाहेंगे जी। और उसका जवाब भी देंगे आपको। जी जी, जरूर जरूर, देश के सवाल में आपको बुलाया ही जवाब देने के लिए जाता है। संजय जी, बिल्कुल आप बने मनीष रहे जी, हमारे हम साथ, हर हमारे सवाल साथ का मनीष जवाब जी- देने को तैयार है। हम हर मनीष सवाल जी, का मेरा जवाब देने नाम को आपके तैयार यहाँ है। गलत सेव है, उसको जो ठीक कर दीजिए। बीजेपी जो सत्ता में है वो बेशक अपनी जिम्मेवारी से भागे, वो अपनी जिम्मेवारी से भागे, दूसरों पे जी। आरोप लगाए, कांग्रेस पे, किसान नेताओं पे। चौधरी लेकिन हम मलिक एक साहब का- वक्त के- चौधरी और मलिक पार्टी साहब के का नाते नाम हम ठीक हर किया सवाल जाए। का जवाब देने को तैयार हैं। चौधरी मलिक साहब का नाम ठीक किया जाए। चौधरी साहब, मेरा सवाल आपसे, चौधरी साहब, मेरा सवाल आपसे, मास्टरमाइंड और कथित गद्दार गिरफ्तार, किसान आंदोलन को इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। मनीष जी, मैं आपको बता दूं, जहां पर हमारे आंदोलनकारी हैं, आपको सबको जानकारी है कि जितने आंदोलन हमारे शांतिपूर्वक चल रहे हो दिल्ली के चारों तरफ हैं और दिल्ली की सीमा से बाहर हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं, इनका आंदोलन दिल्ली के अंदर था और उस आंदोलन से उसकी दूरी 30 किलोमीटर थी और वो वहां से फेसबुक लाइव करके 3 दिन तक ये बताता रहा कि हम लोग लाल किले पर जाएंगे। तो उसका जो शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा उससे कभी भी कोई मतलब नहीं रहा है, क्योंकि उसका टुकड़ी अलग थी और वो दिल्ली के अंदर थी। ये भी एक जांच का विषय, जब सभी आंदोलनकारी बॉर्डर पर रोक लिए गए थे तो उसको दिल्ली के अंदर आंदोलन करने की किसके द्वारा परमिशन दी गई, कैसे उसकी टुकड़ी अंदर बैठकर परमिशन लेकर अलग से आंदोलन कर रही थी। और जब हमारा दिल्ली पुलिस से रूट तय हुआ तो जो हमारा गाजीपुर बॉर्डर है, जो हमारा सिंधु बॉर्डर है, जो टीकरी बॉर्डर है, उन लोगों से और चिल्ला बॉर्डर पे भानु जी बैठे थे, जो रूट तय हुए थे उन्हीं रूटों के माध्यम से दिल्ली पुलिस के सहयोग से सभी किसान अपनी यात्रा लेकर निकले, जिस पे दिल्ली के लोगों ने फूल बरसाए, उनको पानी पिलाए और वो यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से हुई। तो फिर ये अंदर जो लाल किला हमारा इतना महत्वपूर्ण है, जो किले में है, चौधरी साहब, जिसको मेरा विदेशी सवाल, लोग- चौधरी साहब, मेरा सवाल, इसने आपके आंदोलन पर धब्बा लगा दिया, इसने सबसे बड़ा धोखा दिया आपके आंदोलन को। इस आंदोलन को हाईजैक करने की साजिश हुई, एक ऐसा कथित गद्दार जो देश के साथ भी गद्दारी किया और आप लोगों के साथ फरेब। मनीष जी, हम ये कहेंगे, जो भी आंदोलन को कमजोर करेगा या जो भी देश का अपमान करेगा, किसान उसके साथ कभी भी नहीं था, ना है। हमने 26 जनवरी की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है और हम आज भी कहते हैं कि किसान और जवान दोनों एक है। किसान का बेटा एक सीमा पर रहकर सुरक्षा करता है, एक अन्न उगाने का काम करता है, और किसान इतना बड़ा देशभक्त होता है कि कोई भी नहीं हो सकता है। उसके ऊपर तमाम आरोप लगाकर आंदोलन की छवि को खराब करने का काम किया गया। ये जी। पूरा देश जानता है कि 26 जनवरी के बाद आंदोलन की स्थिति एकदम से कहां आ गई थी। लेकिन उसके बाद सरकार ने क्या किया, जो सीधे साधे लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, उनके यहाँ रात के अंधेरे में इन्होंने लाठियां चलवाई, दौड़ा दौड़ा कर किसानों को पीटा और फर्जी मुकदमे लगाकर जी। उनको बंद कर दिया। जी। इसीलिए हम कहते थे, जो लोग आंदोलन से बाहर थे, जिन लोगों ने ये कृत्य किया, देश को अपमानित किया, उसको तो आप पकड़ नहीं पा रहे, और जो लोग शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे उनके ऊपर आप रात के जी। अंधेरे में लाठियां चला रहे थे, जी, उनको चौधरी जेल साहब, भेज रहे थे। चौधरी साहब, जी, आखिर मनीष जी। इस कथित गद्दार को लेकर कानून किस तरह से आगे बढ़ेगा? निशा जी, इसने जो किया, सारी बातें, सारी तस्वीरें, लगातार आप 26 जनवरी के बाद से तमाम देश के सवाल के कार्यक्रम में आप शिरकत करती रही हैं। अब आपको क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस ने लगभग 45 एफआईआर जो दर्ज की, उसमें दीप सिद्धू कहां रहेगा? एक एफआईआर साइबर सेल ने की, क्राइम ब्रांच 14 एफआईआर की जांच कर रहा है, और जैसे कि डीसीपी ने कहा है कि इसकी जांच क्राइम ब्रांच करेगी, हम इसे सौंपेंगे। आपको लगता है कि इस जांच में बहुत लंबा समय लगेगा, जिस तरह से इसके तार जुड़े हुए हैं, न केवल अमेरिका, कनाडा, खालिस्तान, सिख फॉर जस्टिस, कहां से पैसा आया,
कैसे ये आंदोलन में कूद पड़ा, ये सारी बातें सामने आएंगी निशा जी। जी, ये सारी बातें बिल्कुल सामने आएंगी और मैं नहीं मानती हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। हमारी जो क्राइम ब्रांच एजेंसी है वो बहुत ही अपने काम में बहुत ही कुशल हैं और वो बहुत ही जल्दी इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि ये इसमें कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है कि नहीं है। और जैसे कि हमारी एफआईआर की कंटेंट्स ऑलरेडी पहले सामने आ चुकी हैं, जिसके अंदर 186 की धारा के आईपीसी के तहत धारा उन पे लगाई गई है और बहुत सारे ऐसे सीरियस ऑफेंसेस हैं जिनके तहत उन्हें ट्राई किया जाएगा। मैं मानती हूँ कि उनके ऊपर देशद्रोह का चार्जेस भी बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद में सामने आएगा। तो इसमें मैं नहीं मानती कि बहुत देर का समय लगेगा और जितनी भी रिमांड का समय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को चाहिए होगा वो मजिस्ट्रेट से उनके सामने पेश करके वो बढ़ा के आगे उन्हें रिमांड बढ़ा ली जाएगी। निशा जी, मोबाइल यानी हैंडसेट के साथ साथ दिल्ली पुलिस को इसके लैपटॉप की भी जरूरत है और जांच चल रही है कि वो कहां रखा है। जी, ये सब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन सबको पुलिस अपनी कस्टडी के अंदर लेगी और उन सब में से वो एक इन्वेस्टिगेशन का मेन सोर्स जो है वो कहलाया जाएगा, क्योंकि जितनी भी ट्वीट सामने आई हैं जब भी उन्होंने धरना देने की बात कही है और ऐसी बहुत सारी ट्वीट्स हैं जो उनकी महिला फ्रेंड, जैसे आप बात कर रहे हैं, जो उनकी फ्रेंड है वो बाहर किसी कंट्री से ट्वीट करती लगातार करती चली जी कैलिफोर्निया से लगातार ट्वीट करती चली जाएंगे। उन सब की इन्वेस्टिगेशन जो है ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू ही बाहर आएगी और ये सब साइबर क्राइम जो एक्ट है, हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इसके अंडर डील होगा और भारत से परे किए गए जितने भी क्राइम होते हैं जो हमारे अंडर सेक्शन 3 आईपीसी के तहत डील होते हैं, जो कि अगर भारत के बाहर किए गए हैं, हम उसे ऐसे मान के चलते हैं कि अगर वो भारत में किसी इंसान के द्वारा किए गए हैं और वो यहाँ ट्राई हो सकते हैं, तो भारत से परे बैठे इंसान जो अगर वही क्राइम करते हैं तो वो भारत में भी ट्राई हो सकते हैं। जो अगर फॉरेन नेशनल हमारा कोई है वो आईपीसी के तहत यहाँ ट्राई हो सकता है, पर ये एक बहुत ही मुद्दे का इशू रहेगा कि उसका जो गिल्टी फ्रेम होने के बाद में उसकी सेंटेंसिंग जो उसको इन्फोर्स किया जाएगा, उसकी सेंटेंसिंग कैसे होगी, ये एक बहुत ही इसका मुद्दा अलग रहेगा, क्योंकि हमारे देश में जो एक्स्ट्राडिशन लॉज हैं उनकी सेंटेंसिंग, इन्फोर्समेंट ऑफ सेंटेंसिंग उसके मुताबिक होगी। जी निशा जी। प्रेम जी, जिस तरह से दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है, विपक्ष तो ये कह रहा है, आप लोग आरोप लगा रहे थे कि उसे पंजाब में छुपा रखा है, लेकिन वो तो हरियाणा से गिरफ्तार हुआ, वो भी सड़क पर खड़ा मिला हुआ। सबसे पहली बात प्रेम जी, आप खुद इतने बड़े वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, कोई आरोपी सड़क पे खड़ा हुआ कैसे मिलता है? एक और दूसरा, हरियाणा में तो आपकी सरकार है। देखिए, इसीलिए पकड़ा गया ना, जब पंजाब से निकलकर हरियाणा के मार्ग से भागने का प्रयास किया, पकड़ा गया। जब तक वो पंजाब में था नहीं पकड़ा गया। और जांच में प्रेम जी आपको एक और जानकारी दे रहा हूं। प्रेम जी, आपने कहा पंजाब से निकलकर वो भागने की फिराक में हरियाणा में पकड़ा गया और वो जहां जाना चाह रहा था वो भी आपका शासित राज्य है, बिहार के पूर्णिया में जाना चाह रहा था। इस बात का भी खुलासा हुआ है। इसका साफ संकेत है कि नेपाल भागना चाह रहा था वो, बिहार के रास्ते नेपाल भागता वो और नेपाल से फिर भाग जाता वहां जहां मोद हालीवाल बैठा हुआ है। और मोद हालीवाल को किस तरह से कांग्रेसी सपोर्ट कर रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं कि मोद हालीवाल के कैंपेन का मियां खलीफा इत्यादि ने जो ट्वीट किया उसका जवाब लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर जैसे भारत रत्न ने दिया, तो कांग्रेस की सरकार उनकी जांच करने लगी। तो ये तो स्पष्ट हो रहा है ना कि किस तरह से दीप सिद्धू, मोद हालीवाल, रिहाना, मियां खलीफा, इन सारी शक्तियों के पीछे मीना हैरिस का भी नाम ले लीजिए प्रेम जी, मीना हैरिस का भी नाम ले लीजिए, उपराष्ट्रपति की भांजी हैं। मोद हालीवाल ने किसको कल्टीवेट किया, सबका नाम लिया जाएगा। और मोद हालीवाल के पीछे राहुल गांधी की सेना क्यों खड़ी है, ये अपने आप में जांच का विषय है कि राहुल गांधी की सेना उसकी जांच करने लगती है। सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसे भारत रत्न प्रेम जी, प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है आंदोलन जीवी परजीवी। चौधरी सावित मलिक साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ अधिवक्ता के रूप में निशा बंत जी भी बनी हुई है। प्रेम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जी हाँ, जहां तक बात की गई, इस आंदोलन में सियासी जिस तरह से पैंतरेबाजी चल रही है, राजनीति कूद पड़ी है, किसानों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है और इस आंदोलन से सियासी फसल काटने का जो प्रयास है, इसमें प्रधानमंत्री जी ने भी कल कह दिया आंदोलन जीवी परजीवी सक्रिय है। एक बार मैं चाहूंगा, मुझे पता है आपकी विद्वता के बारे में, एक बार मैं चाहूंगा कि आप समझाएं, बताएं कि यह आंदोलन जीवी परिजीवी, ये परिकल्पना जो कल प्रधानमंत्री जी ने एक सेट की, इसके मायने क्या है?
स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया कि आंदोलनजीवी कौन, जिस तरह से श्रमजीवी होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, उसी तरह से कुछ लोग आंदोलनजीवियों की एक नई प्रजाति उत्पन्न हुई है। आंदोलनजीवी वो लोग हैं जो कहीं भी आंदोलन होता हो, छात्रों का जेएनयू में आंदोलन हो तो आप देख ही लेंगे कि वहां पर योगेंद्र यादव उर्फ सलीम, सीताराम येचुरी, आदरणीय राहुल गांधी, उसी तरह से जो है मेधा पाटकर, कुछ लोग हैं जो निश्चित तौर पर पहुंच जाएंगे। सीएए का आंदोलन होगा तो वहां पर योगेंद्र यादव उर्फ सलीम, फिर वही सीताराम येचुरी, फिर वहीं पर जो है उसी तरह से दिग्विजय सिंह और सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, ये लोग पहुंच जाते हैं। आप इसी तरह से जब किसानों का आंदोलन होता है फिर वही जमात पहुंच जाती है। इनका अपना आंदोलन नहीं है। स्वयं का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि आंदोलन लोकतंत्र का एक स्वस्थ परिपाटी है, लेकिन आंदोलन के नाम पर कुछ लोग, छात्रों का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो, व्यापारियों का प्रेम आंदोलन जी, हो, ये भी बता दीजिए, छात्रों का अलगई और अमीबा कौन है जो पराये आश्रय पर आश्रित होता है? ये तो आप भली भांति जानते हैं। तो जो प्राइमरी कक्षा में भी जो लोग पढ़े होंगे उनको भी विज्ञान को, जो जीव विज्ञान की प्राथमिक कक्षा में बताया जाता है कि अमीबा कौन है और अमीबा किस तरह से परजीविता पर जीता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग आंदोलन के अमीबा बनकर लगातार दूसरे आंदोलनों के आधार पर, शोषण के आधार पर अपना जीवन चलाते हैं, वो स्वयं अब योगेंद्र यादव। प्रेम जी, आपको मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जाऊंगा। प्रेम जी, आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाऊंगा। जी मनीष जी हाँ, मैं जवाब दूंगा मनीष जी 1980। इसका। चोखर साहब 1 मिनट में आपको बोलने का मौका दूंगा। प्रेम जी, आपको मैं थोड़ा सा अतीत में ले जाऊंगा। 1980, सन 1980, स्वर्गीय प्रधानमंत्री, जी हाँ, आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता अटल जी ने, जब किसान का आंदोलन चल रहा था, एक आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि सियासत को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, किसानों के आंदोलन में अगर उनकी उचित मांगों को लेकर अगर आप खड़े हों तो उससे गलत नहीं कहा जाएगा। लेकिन इस समय अगर कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि इस आंदोलन में, इस कानून को लेकर अगर गलत है और वो खड़े हैं, तो आखिर वो कैसे गलत? प्रेम जी, नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अब देखिए, जो कांग्रेस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में, महाराष्ट्र में, तमाम राज्यों में लगाती है, पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यदि कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो किसान को जो है पेनाल्टी भी भरना पड़ेगा और उसके कारागार का भी प्रावधान किया गया है। वही कहते हैं कि साहब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग गलत है, जिसमें न तो कारागार का प्रावधान है, न पेनाल्टी का प्रावधान है, बल्कि किसान की जमीन को जो है आप कॉन्ट्रैक्ट में ले नहीं सकते, सिर्फ फसल की कॉन्ट्रैक्टिंग होगी। तो जो बेहतर सुधारित विकल्प है, उस सुधारित विकल्प को आप गलत कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर एक तरफ आप मंडियों की बात, आप बताइए, एपीएमसी एक्ट में महाराष्ट्र में सुधार नहीं किया, एपीएमसी एक्ट में पंजाब में सुधार नहीं किया, एपीएमसी एक्ट तमाम कांग्रेस शासित राज्यों में सुधार हुआ। और कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कहती है कि हम मुक्त मंडी के किसानों के कल्याण के लिए मुक्त मंडी देंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान को तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में पढ़कर सुनाया। जी प्रेम जी, संजय चोखर अपनी चोखी बात कुछ कहना चाहते हैं। बातों से यू टर्न मार रहे जी हैं। चोखर साहब, आपका रिबटल, तो मैं बाकी मेहमानों पर चलूं, ये मेरी बहस का आखिरी पड़ाव है। चोखर साहब, बात चोखी होनी चाहिए। मनीष जी, मैं जो कल पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आंदोलनजीवी के बारे में, ये बहुत ही शर्मनाक बात थी, बहुत ही छोटी बात उन्होंने करी। आप देखिए, जब भी चाहे वो आज देश की आजादी के लिए लड़ाई करी तो महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किया, और जब भी सरकारें, चाहे वो कोई भी सरकार है, जब भी सरकारों ने लोगों की बात, सरकारें लोगों से बनती है, डेमोक्रेसी में अपनी जब भी सरकारें अपनी बातों से पीछे हटती है तब आंदोलन होते हैं, और ये उसी तरह का आंदोलन है। और ये प्रेम जी क्या बात कर रहे हैं, कितनी छोटी बातें लोगों को समझा रहे हैं। देखिए, जब भी इनको जब भी कोई बात आती है राहुल गांधी जी से, इनको रात को भी डर लगता है, दिन में भी डर लगता है, इनको हर चीज को राहुल गांधी जी से जोड़ देते हैं। अगर किसान, प्रेम जी अपनी बारी में आप बोलिए, जब भी कोई बात आती है अगर किसान अपनी बात उठाए तो राहुल गांधी जी की बात आके ले आते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इनको ये नहीं दिखता कि 100 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। इनको शर्म आनी चाहिए बीजेपी के नेताओं को। 75 दिन हो गए किसानों को सर्दियों में बैठे हुए। अच्छा चोखर साहब, संजय जी, कल प्रियंका जी जाने वाली है सहारनपुर, कल प्रियंका जी जाने वाली है सहारनपुर महापंचायत में। चोखर साहब, आपको पता है उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कल प्रियंका जी
महापंचायत का हिस्सा बनने जाने वाली है सहारनपुर। अरे महापंचायत तो मनीष जी पूरे देश में हो रही है इनके खिलाफ। आप पूरे देश में, चाहे वो यूपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, पूरे देश में आंदोलन छिड़ रहे हैं, पूरे देश में इनके खिलाफ माहौल है, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। किसान सड़कों पे बैठा हुआ है, ये अपने आराम से माहौल किसके खिलाफ है? अप्रैल मई में जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे तो पता चलेगा चोखर साहब। अभी इतने जल्दी आकलन करने की जरूरत नहीं है। चोखर साहब, मैं आऊंगा आपके पास। मेरे साथ चौधरी साबित मलिक साहब है। चौधरी साहब, आप लोगों के आंदोलन, आप लोगों के अभियान को एक तरह से, पूरी तरह से सियासत ने हथिया लिया है, हाईजैक कर लिया है। आपके आंदोलन को लेकर अब इस तरह से ऐसा हो गया है कि कोई आ रहा है, मंच पर खड़ा हो रहा है, तस्वीर खिंचा रहा है और सोशल मीडिया पर जाकर पोस्ट कर रहा है। इससे ज्यादा अब आंदोलन आखिर आगे बढ़े तो कैसे बढ़े? मनीष जी, आंदोलन जहां चल रहा था और ये ऐसी स्थिति क्यों आई, मैंने अभी भी आपको बताया था, फिर मैं बताता हूं। इन लोगों ने जो रात के अंधेरे में लाठियां किसानों पर बजाई, उसमें जब किसान के पास लाचारी होगी, कुछ नहीं रहा, तब विपक्षी दल आए, लेकिन फिर भी उनको मंच नहीं दिया जा रहा और माइक नहीं दिया जा रहा। दूसरा मैं बताऊं, जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे राज्यसभा में कहा है, उससे पूरे देश का किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने बड़ी उम्मीद और आशा के साथ में माननीय मोदी जी को वोट देकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाया था, लेकिन जो माहौल, जो मखौल, जो हंसी जो उन्होंने किसानों की उड़ाई है, उसको लेकर किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। और ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो हमारे देश के राजा हैं, उनकी प्रजा है, और इस बात से ये प्रभावित होता है कि किसान को वो कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। जी, चौधरी साहब, मेरे साथ दो और मेहमान हैं। एक विपक्ष की तरह, चौधरी साहब, मुझे दो और मेहमानों के पास जाना है। चौधरी साहब, मुझे दो और मेहमानों के पास जाना है और वक्त कम है क्योंकि डिबेट खत्म करनी है। हमारे साथ अंसारी साहब, इम्तियाज अंसारी साहब। इम्तियाज साहब, बहुत हुआ, अब जरूरत है कि समाधान निकले में प्रधानमंत्री ने कहा है सबका साथ होगा, सबका साथ लेकर हम इस आंदोलन का समाधान निकालें। 75 दिनों से ज्यादा हो रहे हैं। इम्तियाज साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इम्तियाज साहब की आवाज नहीं आ रही। निशा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। निशा जी, दीप सिद्धू कानून का जानकार है। उसने कानून की पढ़ाई की है और कानून की पढ़ाई करने के बाद बार का मेंबर भी रहा है, यानी कि प्रैक्टिस भी की है। आपको लगता है कि वो दांवपेच, चकमा देना, कानून को बहुत बारीकी से अगर वो समझता है तो वो अभी भी पुलिस की जांच के दौरान, जाहिर है, जरूरी है कि वो 19-20 अपने दांवपेच या चकमा देने की कोशिश और काम करता रहेगा? जी, मनीष जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, कानून को जानने का मतलब ये नहीं होता कि आप कानून से भाग सकते हैं। आपको इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट बनना ही पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना ही पड़ता है। जो जांच प्रक्रिया होती है उसे आपको आगे ले जाना ही पड़ता है। पुलिस को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। सामने वाला इंसान कितना भी समझदार और कितना भी चालाक और कितना भी कानून को जानने वाला क्यों ना हो, पर जब सबूत मिलके इकट्ठा सामने आएंगे तो उसके भागने की मुझे नहीं लगता कि ये एक कोई पॉसिबिलिटी रह जाएगी किसी भी इंसान के, किसी भी व्यक्ति के आगे भागने की। अगर वो कोई सबूत, जैसे कि कोई झंडा लहराना और जितने भी देशद्रोह और भड़काऊ भाषण जो किया है, इसके सबूत सामने पुलिस के पास में है। और मैं नहीं मानती हूं कि कानून को जानने से, कानून से भागना आसान हो जाता है। कानून को जानने से कानून को फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है, पर भागना उससे मुश्किल ही होता है। जी, निशा जी, देश के सवाल में एडवोकेट निशाबंद प्रेम शुक्ला जी, संजय चोखर साहब, इम्तियाज अंसारी जी और चौधरी साबित मलिक साहब, आप लोग जुड़े, आपका धन्यवाद। लेकिन जाते जाते हम इतना कहना चाहेंगे, जी हाँ, इतना कहना चाहता हूं, कानून अंधा जरूर हो सकता है, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।